नमस्कार साथियों, अभिनव टेक्निकल क्लासेज की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक हमारा रहेगा लोह हानियां, आयरन लॉसेज, जिनको हम लोग जीरो लोड लॉसेज के नाम से भी जानते हैं या शून्य भार हानियों के नाम से भी जानते हैं, निर्भार हानियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको यूट्यूब पर लोह हानियों से संबंधित कोई भी जो परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, वो फ्यूचर में आपको आपके सामने नहीं आएगी। अर्थात आपको फिर से YouTube पर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को देखने के बाद लोह हानियों के संबंध में। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लोह हानियों के बारे में, और लोह हानियों के अंदर हम चर्चा करेंगे एडी। लोह हानियां दो प्रकार की होती है, एक एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, इनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो या कोई भी मोटर हो, सभी के अंदर लोह हानियां होती है। और लोह हानियां कहाँ होती है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी एक मशीन हमें देखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर को देखें तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्रोड है, ये ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर है। और ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर सर्वप्रथम हमने प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी, और प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई से जोड़ते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग हमने लपेट दी, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग लोड से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग को जब एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो देखिए किसी भी क्वाइल को या किसी भी वाइंडिंग को जब सप्लाई से जोड़ते हैं, तो सप्लाई से जोड़ने पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सप्लाई से जोड़ने पर कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होता है। और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होता है, उस प्राइमरी वाइंडिंग के प्रत्यावर्ती प्रकार के फ्लक्स का छेदन करती है सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक। और सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक जब इसका छेदन करते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के चालकों में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और वह ईएमएफ लोड को प्राप्त हो जाता है। अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो वाइंडिंग है, वो वैद्युतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, अर्थात चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ये बात हमें पता रखनी है। उसके बाद हमारा मेन जो टॉपिक है आज का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा लोह हानियां। कैसी हानियां, लोह हानियां। लोह हानियां, लोह हानियों को हम लोग बोलते हैं आयरन लॉसेज। कैसा लॉस, आयरन लॉस। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, आयरन लॉसेज, लोह हानियां। अर्थात लोह हानियां किसी भी मशीन के अंदर लोहे के भाग में होती है। अर्थात किसी भी मशीन का लोहे का भाग क्या होता है, किसी भी मशीन का लोहे का भाग होता है उस मशीन की क्रोड, उस मशीन की कोर। अर्थात ट्रांसफार्मर की ही हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर लोह हानियां ट्रांसफार्मर की कोर में होती है। अर्थात कोर लोहे की बनी होती है, अर्थात सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील लोहे का ही तो एक प्रकार है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर लोह हानियां होती है। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर की जो कोर है, आर्मेचर की जो कोर है, उसके अंदर लोह हानियां होती है। उसके बाद हम लोग मोटर की बात करें तो मोटरों के अंदर भी कोर के अंदर लोह हानियां होती है। अर्थात किसी भी मशीन के अंदर लोह हानियां उसकी कोर में होती है। कहां होती है, कोर में होती है। अब देखिए, कोर को हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड करके उसके उस कोर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं। प्रत्येक मशीन के अंदर कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है। जिस प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है, उसी प्रकार सभी मशीनों में कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है। अब देखिए, वाइंडिंग को हम लोग हर मशीन में किससे जोड़ते हैं, लोड से। अर्थात वाइंडिंग का संबंध किससे होता है, लोड से। अर्थात किसी भी मशीन के अंदर जो कोर होती है, ये कोर लोड से किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती है। अर्थात कोर का लोड से कोई भी संबंध नहीं रहता है। कोर मैं बोल रहा हूं, उस पर आप लोग ध्यान से गौर करना। कोर का किससे संबंध नहीं होता है, लोड से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए कोर में होने वाली जो हानियां है, कोर हानियां है, अर्थात लोह हानियां है, इन लोह हानियों का भी लोड से कोई भी संबंध नहीं होता है। अर्थात लोड का मान घटे या लोड का मान बढ़े, या लोड का मान जीरो रहे या लोड का मान फुल रहे, कुछ भी कर लिया जाए, अर्थात लोड के मान में परिवर्तन कर लिया जाए, तो लोह हानियों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम यहाँ पे लोड नहीं भी जोड़े ना,
क्या नहीं जोड़े, हम यहाँ पे लोड नहीं भी जोड़े, ये लोड नहीं जुड़ा होगा तो भी लौह हानियां कोर के अंदर होगी। लोड नहीं जोड़ेंगे तो भी लौह हानियां कोर पे होगी, अर्थात लौह हानियां जीरो लोड पर भी होती है। इसलिए लौह हानियों को हम लोग जानते हैं शून्य भार हानियों के नाम से भी जानते हैं। शून्य भार हानियां, शून्य भार पर होने वाली हानियां, शून्य भार हानियां। कैसी हानियां? शून्य भार हानियां। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो शून्य भार हानियां अर्थात जीरो लोड लॉसेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो शून्य भार हानियों को हम लोग बोल देते हैं निर्भार हानियां। निर्भार, निर का मतलब नहीं और भार का मतलब भार, जब भार नहीं है तब भी होती है हानियां, उनको बोलते हैं निर्भार हानियां। तो लौह हानियों को निर्भार हानियां भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए लोड नहीं है तो भी लौह हानियां हो रही है। जैसे करोड़ में जब वर्तमान में लोड नहीं है और बिना लोड के भी करोड़ के अंदर 200 वाट की लौह हानियां हो रही है। कितने वाट की हो रही है? 200 वाट की। उसके बाद हमने लोड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? लोड जोड़ दिया। ये लोड हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो लोड जोड़ने के बाद भी ये लौह हानियां जीरो लोड पर 200 वाट थी ना, तो लोड जोड़ने के बाद भी ये लौह हानियां 200 वाट ही रहेगी। अर्थात लोड से कोई संबंध है ही नहीं, तो लोड घटे बढ़े नहीं, लोड जीरो रहे, लोड अधिकतम रहे, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात लौह हानियां सभी प्रकार के भारों पर लौह हानियों का मान स्थिर रहता है। इसलिए लौह हानियों को हम लोग स्थिर हानियां भी, स्थिर हानियों के नाम से भी जानते हैं। स्थिर हानियां कैसी हानियों के नाम से? स्थिर हानियां। और स्थिर हानियों को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर हानियां। कैसी हानियां? अचर हानियां भी लौह हानियों को हम लोग कहते हैं। तो ये इतने नाम है, इतने नामों से हम लोग लौह हानियों को जानते हैं। ठीक है, लौह हानियां होती कहां पे है? सब ये तो इसके नाम हो गए। अब लौह हानियां कहां होती है? तो लौह हानियां किनको कहते हैं? लौह हानियां किनको कहते हैं? करोड़ में होने वाली हानियां। करोड़ में होने वाली हानियां। कहां होने वाली हानियां? करोड़ में होने वाली हानियां। लौह हानियां कैसी हानियां है? करोड़ में होने वाली हानियां है। ठीक है, और सभी प्रकार की हानियों को हम लोग किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। इसलिए लौह हानियों को भी किस में मापेंगे? वाट में। और होती कहां पे है? करोड़ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर की करोड़ में कौन सी हानियां होती है? लौह हानियां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डीसी जनरेटर की आर्मेचर करोड़ में कौन सी हानियां होती है? लौह हानियां। आपसे पूछ लिया जाए डीसी मोटर की आर्मेचर करोड़ में कौन सी हानियां होती है? लौह हानियां। तो करोड़ में होने वाली हानियां कहलाती है लौह हानियां। अर्थात सभी मशीनों की करोड़ में जो हानियां होती है वही है लौह हानियां। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो लौह हानियां है, ये लौह हानियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो देखिए लौह हानियां कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की लौह हानियां होती है। लौह हानियों के प्रकार। लौह हानियों के प्रकार। लौह हानियों के प्रकार। तो देखिए लौह हानियों के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। दो प्रकार की लौह हानियां होती है मशीनों में। सबसे पहला प्रकार हम लोग देखें तो एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, इसको समझेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। और दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडी करंट लॉस होता क्या है। तो थोड़ा बैक में हमें वापस चलना पड़ेगा। एडी करंट लॉस क्या होता है? देखिए जब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, ढंग से समझना है। देखिए फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक को स्थिर रख दिया जाता है तो वह चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है। फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, आपके पास दो चीजें हैं। देखिए आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास है फ्लक्स, एक तो आपके पास क्या है? एक तो आपके पास है फ्लक्स और एक है आपके पास कोई भी चालक। ठीक है, अगर आपका
फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी चालक फ्लक्स का क्या करता है, छेदन करता है, कोई भी चालक फ्लक्स का क्या करेगा, छेदन अगर करता है, कोई भी चालक फ्लक्स का छेदन करता है, कोई भी चालक फ्लक्स को काटता है, तो चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ये माइकल फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। अर्थात ये नियम ये कहता है कि अगर आपके पास फ्लक्स और चालक दो है, तो फ्लक्स अगर आपका स्थिर है, स्थिर प्रकार का फ्लक्स है, तो फ्लक्स स्थिर है तो चालक आपका गतिशील होगा, तो आपका चुंबकीय फ्लक्स का छेदन चालक द्वारा किया जाएगा और यहां आप क्या प्राप्त कर पाओगे, ईएमएफ। और उसके बाद अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती प्रकार का है, प्रत्यावर्ती प्रकार का है, स्थिर नहीं है, ठीक है, तो फिर आपका चालक कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तब भी आपका चालक फ्लक्स का छेदन करेगा और क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। और अगर आपका चालक स्थिर है, सॉरी आपका फ्लक्स स्थिर है और चालक भी स्थिर है, दोनों स्थिर है, तो इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स का छेदन नहीं होगा और ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती प्रकार का है, प्रत्यावर्ती प्रकार का है और आपका चालक गतिशील है, तो इस अवस्था में भी चालक द्वारा फ्लक्स का छेदन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अर्थात चालक और फ्लक्स दोनों में से किसी एक का स्थिर और एक का गतिशील होना आवश्यक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए अपना टॉपिक ये कह रहा था कि हम लोग एडी करंट लॉस को देख रहे थे। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग को जब एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा प्रत्यावर्ती फ्लक्स का निर्माण किया जाता है। कैसे फ्लक्स का, प्रत्यावर्ती प्रकार के फ्लक्स का निर्माण किया जाता है। और प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा बनाया गया जो प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स है, इस प्राइमरी द्वारा बनाए गए प्रत्यावर्ती प्रकार के फ्लक्स का छेदन सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक करते हैं। और सेकेंडरी के चालक जब प्राइमरी के फ्लक्स का छेदन करते हैं तो सेकेंडरी के चालकों में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम यह कहता है कि प्राइमरी का जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर सेकेंडरी के चालक स्थिर है, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर है और प्राइमरी प्रत्यावर्ती फ्लक्स बना रही है। तो प्रत्यावर्ती फ्लक्स में सेकेंडरी के चालक स्थिर रहने के कारण ये चालक इस फ्लक्स का छेदन करेंगे और चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो किसको प्राप्त होगा, लोड को। लेकिन नियम ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स में, ध्यान से सुनना, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी चालक स्थिर रहता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी चालक स्थिर रहता है तो वह चालक फ्लक्स का छेदन करता है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसके अनुसार प्राइमरी के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में ये वाइंडिंग स्थिर है और ये इस फ्लक्स का छेदन करके ईएमएफ उत्पन्न करती है जिसको हम लोड को देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये करोड़ भी तो, ये पूरी की पूरी करोड़ भी तो जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है, ये करोड़ भी तो इस प्राइमरी के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर है। ये करोड़ भी प्राइमरी के प्रत्यावर्ती प्रकार के क्षेत्र में क्या है, स्थिर है। और करोड़ किसकी बनी है, सिलिकॉन स्टील की, लोहे की बनी है। सिलिकॉन स्टील लोहे का ही तो एक प्रकार है, तो सिलिकॉन स्टील या लोहा भी तो विद्युत का चालक है। हो सकता है इसकी चालकता कम हो लेकिन चालक तो है। लेकिन कोई भी नियम कहता है कि कोई भी चालक स्थिर है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। तो यहां ये करोड़ भी तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है, इस कारण से इस करोड़ के अंदर भी तो ईएमएफ उत्पन्न होना चाहिए। हो सकता है कि इसकी चालकता कम है तो इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका मान कम रहे, लेकिन ईएमएफ आवश्यक रूप से उत्पन्न होगा। अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में करोड़ भी स्थिर रहती है और करोड़ के अंदर भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। और करोड़ के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है वो निम्न मान का होता है, कम मान का होता है, ठीक है। अब कब, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ करोड़ के अंदर 15 वोल्टेज उत्पन्न हो गया। कितना वोल्टेज उत्पन्न हो गया, 15 वोल्टेज। अब आप मुझे बताइए कि सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हुआ था, उसको तो हमने लोड को दे दिया था, लेकिन करोड़ का लोड से कोई संबंध नहीं है, तो करोड़ में 15 वोल्टेज उत्पन्न हो गया, तो ये 15 वोल्टेज कहां जाएगा, ये 15 वोल्टेज क्या करेगा। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को उत्पन्न भी हम लोग नहीं कर सकते और ऊर्जा को नष्ट भी हम लोग नहीं कर सकते। अर्थात ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात वैद्युतिक ऊर्जा जो करोड़ में उत्पन्न हो गई है ये अपने आप तो नष्ट होगी नहीं, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी। अर्थात इस 15 वोल्टेज के कारण करोड़ में से निम्न मान की धारा प्रवाहित होने लगेगी और निम्न मान की जो धारा प्रवाहित होगी, करोड़ में से निम्न मान की जो धारा प्रवाहित होगी, इस निम्न मान की धारा के कारण जो करोड़ है
इस क्रोड में गर्मी उत्पन्न होगी अर्थात उष्मा उत्पन्न होगी, और आपकी जो वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है क्रोड के अंदर, ये वैद्युतिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी, अर्थात हमारा नुकसान हो गया। हमारा ये 15 वोल्टेज अगर वाइंडिंग में उत्पन्न होता तो हमारे लोड में काम आता, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, अर्थात इसी को हम लोग हानि बोलते हैं और इसी को हम लोग भंवर धारा हानि के नाम से जानते हैं। हमें क्रोड के अंदर ईएमएफ उत्पन्न करने की आवश्यकता थी क्या? आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अनावश्यक रूप से क्रोड में क्या उत्पन्न हो गया, ईएमएफ उत्पन्न हो गया और उसके कारण क्रोड में से निम्न मान की धारा बहने लग गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रोड में अनावश्यक रूप से उत्पन्न वोल्टेज द्वारा होने वाली जो हानि है वही हानि कहलाती है भंवर धारा हानि या एडी करंट लॉस। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि एडी करंट लॉस कैसे उत्पन्न होता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एडी करंट लॉस क्या होता है। देखिए एडी करंट लॉस इसको किस किस नामों से हम लोग जानते हैं। एडी करंट लॉस को हम लोग बोलते हैं भंवर धारा हानि के नाम से भी जानते हैं। भंवर धारा हानि के नाम से हम लोग एडी करंट लॉस को जानते हैं। उसके बाद इसको हम लोग फोकाल्ट लॉस के नाम से भी जानते हैं। फोकाल्ट लॉस, कैसा लॉस? फोकाल्ट लॉस या एडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि या आवर्त धारा हानि के नाम से भी इसको जानते हैं। आवर्त धारा हानि के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं एडी करंट लॉस को। ठीक है, तो ये होता क्या है, मशीनों की क्रोड में अनावश्यक रूप से उत्पन्न वोल्टेज द्वारा होने वाली हानि भंवर धारा हानि कहलाती है। भंवर धारा हानि कहलाती है। अब देखिए जो भंवर धारा हानि है ये मशीनों की क्रोड में उत्पन्न हो गई। अब इसको कम कैसे किया जाए? तो इसको कम करने का उपाय क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, कम करने के लिए हम क्या करें, 15 वोल्टेज उत्पन्न हुआ, अगर ये 15 वोल्टेज की जगह अगर 5 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 3 वोल्टेज यानी इससे कम वोल्टेज उत्पन्न होता तो जो उष्मा उत्पन्न होगी उसका मान भी क्या रहेगा, कम रहेगा, अर्थात आपकी भंवर धारा हानियों का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनों की क्रोड का निर्माण जब हम लोग करते हैं तो मशीनों की क्रोड का निर्माण करते समय हम लोग क्या करते हैं, मशीनों की क्रोड के ऊपर लेमिनेशन चढ़ा देते हैं। जैसे ये क्रोड है, इस क्रोड के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, लेमिनेशन कर देते हैं। ये हमने लेमिनेशन कर दिया। मशीनों की क्रोड के ऊपर लेमिनेशन, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेमिनेशन कराते हैं ना पन्नी का, उसी प्रकार हम लोग यहां भी क्या करते हैं, लेमिनेशन। तो यहां लेमिनेशन किया जाता है वार्निश द्वारा। किसके द्वारा? वार्निश के द्वारा। अब देखिए वार्निश के द्वारा लेमिनेशन किया जाता है। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि जैसे हम लोग बात करें तो वार्निश का लेमिनेशन कर दिया। अब इस वार्निश का लेमिनेशन करने से हमें क्या फायदा होगा भाई, ये कैसे कम होगी ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए हम लोग पहले हमने पढ़ा है चुंबक के अंदर कि चुंबकीय पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, फेरा, पेरा और डाया। फेरो, पेरा और डाया। तो ये जो वार्निश है अचालक पदार्थ है, वार्निश एक प्रकार का डाया पदार्थ है। वार्निश कैसा पदार्थ है? डाया पदार्थ। तो देखिए डाया पदार्थ है। और डाया पदार्थों का काम क्या होता है? डाया पदार्थों का काम होता है फ्लक्स में कमी करना। किसमें कमी करना? फ्लक्स में कमी करना। ठीक है, तो क्रोड के पास जाने वाला जो फ्लक्स है, जब वार्निश का लेप, कोई क्रोड है, क्रोड के ऊपर वार्निश का लेप कर दिया हमने। अब वार्निश का लेप कर दिया तो क्रोड
और चुंबकीय फ्लक्स करोड़ के संपर्क में आ रहा था, ठीक है, उसी के कारण तो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था। अब हमने क्या कर दिया कि फ्लक्स और करोड़ के बीच में क्या कर दिया, लेमिनेशन कर दिया, अर्थात वार्निश बीच में आ गया, अर्थात अचालक पदार्थ यानी डाया पदार्थ बीच में आ गया। और बीच में जब डाया पदार्थ आ गया तो करोड़ के पास डायरेक्ट पहले फ्लक्स जा रहा था, अब वार्निश के संपर्क में आकर के फिर करोड़ के पास फ्लक्स जाएगा, तो वार्निश करोड़ के पास जाने वाले फ्लक्स के मान में क्या करेगी, अब कमी कर देगी। अर्थात ये जो लेमिनेशन किया है, इस लेमिनेशन के कारण करोड़ के पास पहले की तुलना में कम फ्लक्स जाएगा, अर्थात फ्लक्स घट जाएगा, और करोड़ के पास जाने वाला फ्लक्स घट जाएगा तो करोड़ में उत्पन्न होने वाला जो वोल्टेज है, करोड़ में उत्पन्न होने वाला जो वोल्टेज है, एक एग्जांपल दिया था मैंने 15 वोल्टेज, तो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज इस 15 वोल्टेज से कम होगा, और 15 वोल्टेज से कम यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा करोड़ के अंदर, तो पहले की तुलना में एडी करंट लॉस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस वोल्टेज के द्वारा ही तो ये हानि हो रही थी, और उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को कम कर लिया गया तो एडी करंट लॉस क्या हो गया, कम। इसलिए मशीनों की करोड़ को लेमिनेटेड करते हैं, मशीनों की करोड़ को हम लोग पटलित करते हैं। क्या करते हैं, पटलित करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं, स्तरित करते हैं। इसका उद्देश्य होता है एडी करंट लॉस को कम करना। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए मशीनों की करोड़ को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। मशीनों की करोड़ को क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। अब देखिए लेमिनेटेड करने को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, लेमिनेटेड किया जाता है या पटलित किया जाता है। लेमिनेटेड करना बोल दीजिए या पटलित करना बोल दीजिए या आप लोग स्तरित करना बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और मशीनों की करोड़ पर लेमिनेशन की मोटाई, किसकी मोटाई, करोड़ पर लेमिनेशन की मोटाई जो है, इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। करोड़ पर लेमिनेशन की मोटाई, लेमिनेशन की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है, ठीक है। अब देखिए एक बार मुझसे एक महान आदमी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप लोग एडी करंट लॉस को कम ही कर रहे हो, इसको बिल्कुल समाप्त क्यों नहीं कर रहे, अर्थात ये जो आपने लेमिनेशन किया है, इस लेमिनेशन के कारण ये घट रहा है, तो ये लेमिनेशन और ज्यादा करो ना, 0.35 mm से 0.5 mm ही क्यों कर रहे हो, 1, 2, 3 mm तक कर दो भाई, 1, 2, 3 mm तक और ज्यादा कर दो लेमिनेशन की मोटाई, ताकि करोड़ के पास जाने वाला फ्लक्स बिल्कुल ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और करोड़ के पास जाने वाला फ्लक्स लगभग समाप्त हो जाएगा तो आपका एडी करंट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि करोड़ के ऊपर लेमिनेशन की मोटाई इसी दायरे में रखी जाती है, इससे ज्यादा हम लोग रख देते हैं तो क्या होगा कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी करोड़ की कोई पत्ती है, ठीक है, कोई पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेमिनेशन कर रहे हैं। जैसे हमने ये लेमिनेशन किया, ठीक है, ये लेमिनेशन किया, तो ये लेमिनेशन भी तो पत्ती की मोटाई के अंदर आएगा, पत्ती की मोटाई में आएगा ना। और पत्ती या करोड़ की मोटाई बढ़ाने से एडी करंट लॉस आपका क्या होता है, बढ़ता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो पत्ती की मोटाई अभी इतनी है, अब हमने लेमिनेशन का दायरा बढ़ा दिया, ये लेमिनेशन का दायरा और बढ़ा दिया, ये लीजिए आपने कह दिया तो लेमिनेशन बढ़ा दिया, चलो ये इतना ज्यादा हमने लेमिनेशन कर दिया। अब पत्ती की मोटाई, अकेली पत्ती की मोटाई इतनी हो गई, अर्थात लेमिनेशन की मोटाई सहित जो मोटाई होती है उसी को पत्ती की मोटाई बोलते हैं। अर्थात करोड़ की पत्तियों की मोटाई बढ़ गई तो आपका एडी करंट लॉस पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए लेमिनेशन की मोटाई बढ़ाने से, किसकी मोटाई बढ़ाने से, लेमिनेशन की मोटाई बढ़ाने से आपका एडी करंट लॉस बढ़ता है।
ठीक है, सामान्य से ज्यादा मोटाई बढ़ाने से एडी करंट लॉस के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि करोड़ की मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मशीनों में लेमिनेशन की मोटाई सामान्य से अधिक बढ़ाने पर करोड़ की मोटाई बढ़ जाती है, करोड़ की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे एडी करंट लॉस भी बढ़ जाता है, लॉस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए एडी करंट लॉस जो होगा, सभी प्रकार के लॉस किस में मापे जाते हैं? वाट में। तो एडी करंट लॉस एडी करंट लॉस वाट में जो होगा ये होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसका चिन्ह होता है बी, इसके स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी एफ, इसके स्क्वायर, और टी का मतलब है करोड़ की मोटाई, इसके स्क्वायर। अर्थात टी का मतलब है, यहाँ टी का मतलब है थिकनेस ऑफ कोर, थिकनेस का मतलब है कोर की मोटाई, अर्थात करोड़ की मोटाई अर्थात करोड़ की मोटाई जब बढ़ाई जाएगी ना, करोड़ की मोटाई, मैंने बताया था आपको अभी कि करोड़ की मोटाई जब बढ़ जाएगी, क्योंकि लेमिनेशन की मोटाई बढ़ाएंगे तो एक पत्ती की मोटाई बढ़ गई तो पूरी करोड़ की मोटाई तो बढ़ेगी, और बढ़ जाएगी तो एडी करंट लॉस के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसलिए करोड़ की मोटाई, लेमिनेशन की मोटाई सामान्य से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग बोलते हैं शैथिल्य हानि। अब ये हिस्टेरेसिस लॉस या शैथिल्य हानि क्या होती है? देखिए यहीं पे आप लोग समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोई कोर है आपके पास, और इस कोर के ऊपर हमने क्या लपेट दिया? एक तार लपेट दिया तांबे का, ठीक है, और इस कोर को हमने यहां से प्लस दिया और यहां से माइनस दिया, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दी। तो करोड़ को यहां से पॉजिटिव दिया, यहां से नेगेटिव दिया, तो जहां पॉजिटिव दिया वहां एन पोल बनेगा, और जहां नेगेटिव दिया वहां एस पोल बनेगा, बन गया। उसके बाद हमने क्या किया? हमें आवश्यकता पड़ी कि नहीं, हमें ये इस पॉजिटिव की जगह तो नेगेटिव देना है और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देना है, अर्थात एन पोल की जगह एस पोल चाहिए और एस की जगह एन चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सप्लाई की ध्रुवता को चेंज करना पड़ेगा, और सप्लाई की ध्रुवता को जब हम लोग चेंज करेंगे तो इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देंगे और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। लेकिन देखिए जब हमने यहाँ पॉजिटिव दिया था, यहाँ नेगेटिव दिया था, तो यहाँ एन बना, यहाँ एस बना। लेकिन जब सप्लाई को हटाया, डिस्कनेक्ट किया, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ से हटा दिया, इस पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया। तो हटाने के बाद क्या होगा? यहाँ का चुंबकीय फ्लक्स समाप्त हो जाएगा। लेकिन करोड़ अपने पास थोड़ा बहुत अवशेष चुंबक बचा लेती है, अर्थात रेजिडुअल मैग्नेट यहाँ करोड़ के पास थोड़ा बहुत कम मात्रा में सप्लाई हटाने के बाद भी बच जाता है, जिसको अवशिष्ट चुंबक के नाम से जानते हैं। अर्थात ये समाप्त तो हो जाएगा एस और एन, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्स यहाँ, थोड़ा बहुत एन पोल और यहाँ थोड़ा बहुत एस पोल बच जाएगा। फिर हमने क्या किया? ध्रुवता को चेंज किया, यहाँ नेगेटिव दिया, यहाँ पॉजिटिव दिया। तो ध्रुवता को चेंज किया, नेगेटिव सप्लाई यहाँ दी, तो यहाँ एस पोल बनना चाहिए, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत एन पोल यहाँ बचा हुआ है। तो ये जो नेगेटिव सप्लाई है पहले तो बचे हुए एन पोल को नष्ट करेगी और फिर यहाँ एस पोल स्थापित करेगी। उसी प्रकार पॉजिटिव सप्लाई पहले से बचे हुए थोड़े बहुत एस पोल को नष्ट करेगी और फिर यहाँ एन पोल बनाएगी। तो करोड़ को पहले हमने चुंबक बनाया, फिर सप्लाई की ध्रुवता चेंज हुई तो चुंबकीय गुणों को नष्ट किया, अर्थात विचुंबकित किया, फिर हमने चुंबक बना दिया। अब वापस फिर हमने ध्रुवता चेंज कर दी और इस पॉजिटिव को हटा दिया, नेगेटिव को हटा दिया, तो फिर यहाँ एस थोड़ा बहुत बच गया और फिर यहाँ एन थोड़ा बहुत बच गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया। जब यहाँ प्लस माइनस दिया तो पहले तो ये थोड़े बहुत बचे हुए एस को नष्ट करेगा और फिर यहाँ एन बनाएगा, और इसी प्रकार ये नेगेटिव सप्लाई दी है
ये थोड़े बहुत बचे हुए एन को नष्ट करेगा और क्या बनाएगा, एस बनाएगा। इस बार क्रोड को हमने सबसे पहले चुंबक बनाया, चुंबकित किया, फिर उसके चुंबकीय गुण बचे हुए थे उनको नष्ट किया, फिर चुंबक बनाया, फिर नष्ट किया। तो चुंबकित करने और विचुंबकित करने में हमारा जो नुकसान हो रहा है, हमारी जो सप्लाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ अभी लास्ट में एस बचा था, थोड़ा बहुत एस बचा, उसको समाप्त करने में पॉजिटिव जो सप्लाई है वो हमारी खर्च हो गई और फिर जाकर के एन बना। तो क्रोड को बार बार चुंबकित करने, चुंबक बनाने और उसके चुंबकीय गुणों को नष्ट करने में जो शक्ति हमारी खर्च होती है, उसी को हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं। अर्थात ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम लोग देखें तो देखिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होगा, देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहाँ प्रत्यावर्ती फ्लक्स प्राइमरी द्वारा बनाया जा रहा है, अर्थात यहाँ एक बार एन पोल, फिर एस पोल, एन पोल, एस पोल, अपने आप ही सप्लाई की जो ध्रुवता है वो चेंज हो रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स की ध्रुवता भी क्रोड के अंदर चेंज होगी या नहीं होगी। तो ये क्रोड बार बार एन बनेगा, फिर एन नष्ट होगा, फिर एस बनेगा, एन बनेगा, एस बनेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने यहाँ आपको बताया था, इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, उसी प्रकार क्रोड ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रत्यावर्ती सप्लाई है, ध्रुवता लगातार सप्लाई की बदलती है, इसके कारण बार बार क्रोड चुंबकित होती है और विचुंबकित होती है। इस प्रकार क्रोड के चुंबकित और विचुंबकित होने में जो हमारी शक्ति खर्च होती है उसको हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं। तो देखिए मशीनों की क्रोड को बार बार चुंबकित करने व विचुंबकित करने में होने वाली क्षति हिस्टेरेसिस हानि कहलाती है। हिस्टेरेसिस हानि कहलाती है। ठीक है, अब इसका निवारण क्या होगा भाई, इसको कम कैसे किया जाए। तो देखिए इसके निवारण के लिए जो क्रोड हमने यूज की है, मशीनों की जो क्रोड हमने यूज की है, वो क्रोड ऐसी होनी चाहिए कि उसकी चुंबकीय गुणों को धारण करके रखने की क्षमता बिल्कुल कम हो, अर्थात चुंबकीय धारण शक्ति बिल्कुल ही क्या हो, कम हो। अर्थात जब हमने सबसे पहले प्लस और यहां माइनस दिया था तो एन और एस बना, सप्लाई जब पॉजिटिव यहां से हटा दिया गया, नेगेटिव यहां से हटा दिया गया, तो जो अवशेष चुंबक यहां बचेगा ना, उसका मान कम से कम रहे, न के बराबर अवशेष चुंबक बचे। ऐसे पदार्थ की क्रोड हमें यूज करनी चाहिए, अर्थात ऐसे पदार्थ की क्रोड यूज करनी चाहिए जो अवशिष्ट चुंबक न के बराबर रखता हो। और ऐसा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का जो चुंबकीय पदार्थ है वो है सिलिकॉन स्टील। तो मशीनों की क्रोड के निर्माण में सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना होता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की क्रोड उपयोग करने से हिस्टेरेसिस लॉस बिल्कुल ही क्या रहता है, कम रहता है। तो देखिए मशीनों की क्रोड के निर्माण में, मशीनों की क्रोड के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ उपयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा अच्छी गुणवत्ता वाला चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में।